हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। साई जो कि आर ओ टी का फंक्शन होगा, दैट कैन बी रिटन एज ए एक्सपोनेंशियल आयोटा और के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। इस तरह से हम लोग जो है वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस हम लोग जानना चाह रहे हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। और मैक्स बॉर्न नाम के साइंटिस्ट थे, मैक्स बॉर्न, और इन्होंने 1926 में इसका सिग्निफिकेंस, वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस बताया था। तो सिग्निफिकेंस जानने के लिए हम लोग साई स्टार साई कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। साई स्टार साई, इसको आप मॉड ऑफ साई का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जहाँ साई स्टार जो है वो साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो मैं साई स्टार अगर लिखना चाहूँ तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपने को लिखना पड़ेगा। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा ए और एक्सपोनेंशियल आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा और के डॉट आर और माइनस का ओमेगा टी। और साई स्टार मैंने लिख दिया है, साई भी लिखेंगे हम लोग। तो साई अगर हम लोग लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर हम लोग साई भी लिख सकते हैं, ए, और साई तो बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो इस तरह से मैंने साई स्टार और साई दोनों लिख लिए हैं और उसका प्रोडक्ट हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकेंगे कि एक्सपोनेंशियल नेगेटिव आयोटा और एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव आयोटा e टू द पावर 0 हो जाएगा, और e टू द पावर 0 जो है 1 के बराबर होता है, कैंसिल आउट होकर 1 आपके पास मिल जाएगा। अच्छा, अगर अपना जो a है, नंबर a जो है वो अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो यहाँ पर भी हम लोग स्टार यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, ए स्टार और ए बचेगा, और जिसको हम लोग मॉड ऑफ ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या प्राप्त किया, हमने प्राप्त किया कि साई स्टार साई, या फिर आप कह सकते हैं कि मॉड ऑफ साई का जो स्क्वायर है वो अपने पास क्या प्राप्त हुआ है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। और अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की जाए, क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो उस कंडीशन में ये ए जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये ए एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो मॉड ऑफ ए का जो स्क्वायर है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर वो रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को। दिस विल रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। और एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है वो इंटेंसिटी होता है, एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है वो इंटेंसिटी होता है। तो एक मिनट यहाँ थोड़ा सा अपने सेट करते हैं वापस। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी होगा। तो ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात हुई, ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बात हुई कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी हुआ। और तो एक तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से साई स्टार साई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। साई स्टार साई इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कुछ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैक्स बॉर्न ये कहते हैं कि जो साई स्टार साई है वो क्वांटम मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, यानी कि किसी पॉइंट पर पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इंटेंसिटी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, प्रोबेबिलिटी के रूप में नया नाम दे दिया है, नया कंसेप्ट दे दिया है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मैक्स बॉर्न ये कह रहे हैं कि साई स्टार साई जो कि मॉड ऑफ साई का स्क्वायर है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी
डेंसिटी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल, probability of finding a particle per unit volume at the location R and T, at the location R at time T भी कह सकते हैं। मैं इसको रब करूँगा तो क्या कह सकते हैं कि एट लोकेशन R एट टाइम T। तो टाइम T पर जो पार्टिकल है वो पोजीशन R पर फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है। इसको मैं थोड़ा और बेटर तरीके से अगर लिखना चाहूँ तो ये साई RT के मोड का स्क्वायर है। तो ये इस तरह से है। तो ये क्वांटिटी जो है वो मैक्स बॉर्न ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब हम लोग बात करते हैं दो कंडीशंस के बारे में, जिसमें पहली जो कंडीशन है जो वेव फंक्शन ओबे करता है, पहली जो कंडीशन है वो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये कहती है कि हम लोग ये जानते हैं कि ये जो क्वांटिटी है साई RT के मोड का स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पॉइंट R एंड टाइम T पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम लोग इसको dV से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपने पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वॉल्यूम dV। और अगर हम लोग क्या करें कि इसका ऑल स्पेस के लिए इंटीग्रेशन कर दें, ये ऑल स्पेस के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर दें तो पार्टिकल पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं तो पाया ही जाएगा। और उस कारण से ये जो क्वांटिटी है ये टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो पार्टिकल कहीं ना कहीं स्पेस में पाया जाएगा। इस कारण से ये क्वांटिटी किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन है, ये जो मैथमेटिकल कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ये कंडीशन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कही जाती है इन क्वांटम मैकेनिक्स कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के बराबर होती है। इसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और ये इंटीग्रेशन तीनों वेरिएबल्स के लिए किया जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए और जेड कोऑर्डिनेट के लिए। और यहाँ लिखा जाएगा साई RT मोड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम एलिमेंट को लिखा जा सकेगा dx dy dz, और ये क्वांटिटी किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर आनी चाहिए। तो ये भी एक तरीका है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को लिखने का। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वलेंट होती है। पूरे स्पेस की बात करें कहीं ना कहीं पार्टिकल पाया जाएगा और इस कारण से जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक और कंडीशन के बारे में जो है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ये है कि एक ही पार्टिकल एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेट में नहीं पाया जा सकता। एक ही पार्टिकल है अपने पास और एक ही पार्टिकल एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेट में नहीं पाया जा सकता। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ साई आई, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ROT और यहाँ स्टार लगा देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ साई J और यहाँ लिख देता हूँ RNT और ये लिख देता हूँ DV। तो अगर दोनों स्टेट डिफरेंट है, I और J स्टेट जो है वो डिफरेंट है,
और एक ही पार्टिकल एक ही टाइम पर दो स्टेट में नहीं पाया जा सकता, और उस कारण से इसका जो आंसर है किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। हम ये भी कह सकते हैं कि साई आई एंड साई जे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो अगर दो डिफरेंट स्टेट है, ये कब लागू होता है, व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। ये कंडीशन तब लागू होती है जब आई और जे बराबर नहीं हो, तब ये कंडीशन लागू होती है। तो ये ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है जिसमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो 0 आती है। और फिर हम लोग दोनों नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमने अभी पढ़ी ही थी, उसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है उसमें दोनों वेव फंक्शन सेम ही होते हैं और इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो 1 आती है। तो इन दोनों कंडीशन को हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन उसको बोला जाता है। ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये है कि यही हम लोग ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है वही वापस लिखेंगे, साई आई स्टार साई जे आर टी और डी वी दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। और डेल्टा आई जे किस तरह से डिफाइन किया जाता है, डेल्टा आई जे जो है वो 1 तो कब होगा, 1 तो तब होगा जब आई इज इक्वल टू जे हो, और यही क्वांटिटी जो है वो 0 कब होगी, वो 0 कब होगी, व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन हमने एक साथ लिख दी है। आई और जे जब बराबर होंगे तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी और कंडीशन बन जाएगी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और जब आई और जे डिफरेंट होंगे तो इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये जो कंडीशन है वो बन जाएगी आपके ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। तो दोनों कंडीशन को एक साथ लिख दिया गया है, इस कारण से इस कंडीशन को हम लोग ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं, इस कारण से ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि वेव फंक्शन जो है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। वापस से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि साई स्टार साई जो है या मॉड ऑफ साई का जो स्क्वायर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं इसी क्वांटिटी को डीवी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वॉल्यूम डीवी, डीवी वॉल्यूम में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता हो जाएगी। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए। अगर मैं ऑल स्पेस के लिए इसका इंटीग्रेशन करूं तो ऑल स्पेस में कहीं ना कहीं पार्टिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो 1 के बराबर हो जाता है। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। और अगर वेव फंक्शन डिफरेंट हो तो यही इंटीग्रेशन जो है वो 0 हो जाता है। आई और यहाँ पर साई जे लेंगे हम लोग, दो डिफरेंट वेव फंक्शन हैं, यहाँ स्टार लगाया जाता है और ये डीवी वॉल्यूम ले लिया। तो ये जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगी व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। और फिर बाद में हम लोग दोनों कंडीशन को मिक्स करके ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी बना देते हैं और उसमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है साई आई साई जे और डीवी, इसकी वैल्यू जो है वो डेल्टा आई जे लिख दिया जाता है। और डेल्टा आई जे किसके बराबर है, डेल्टा आई जे 1 तो तब होगा जब आई इज़ इक्वल टू जे होगा और 0 कब होगा, व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे होगा। तो इस तरह से हम लोग
वेव फंक्शन की फिजिकल सिग्निफिकेंस देते हैं और नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन दी जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन क्या होनी चाहिए। तो हमने ये देखा है कि वेव फंक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। साई स्टार साई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कारण से हम लोग जो है कुछ इसकी सिग्निफिकेंस दे सकेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग दे सकेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि ये एवरीवेयर फाइनाइट होना चाहिए। एवरीवेयर फाइनाइट, ये पहली प्रॉपर्टी जो है वो, इसको मैं 1 बना देता हूँ। ये पहली प्रॉपर्टी है एवरीवेयर फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट होगा तो प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट का कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं है। तो इस कारण से जो वेव फंक्शन है वो एवरीवेयर क्या होना चाहिए, फाइनाइट वेव फंक्शन होना चाहिए। अगर मैं वेव फंक्शन में मान लीजिए साई में और मैं एक्स में कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर दूं, तो ये इस तरह का ग्राफ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वेव फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट की ओर अप्रोच कर रहा है। वेव फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट एवरीवेयर होना चाहिए। तो दिस वेव फंक्शन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चलिए दूसरा ये है पॉइंट, प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी वेव फंक्शन की ये है कि वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। देखिए अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी, जैसे मैं एक बार फिर एक और डायग्राम बनाना चाहूँगा यहाँ पे, ये साई में और ये मान लीजिए एक्स में, 1 डायमेंशनल फंक्शन ही कंसीडर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, मान लीजिए यहाँ कहीं कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, तो जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी ब्रेक होगी वहाँ पर आप साई की वैल्यू बता नहीं पाएंगे कि भाई साई की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी है। तो साई अनडिफाइंड हो जाएगा। साई जो है वो x इज इक्वल टू, मान लीजिए कि x इज इक्वल टू a पर ही मानते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा। और अनडिफाइंड हो जाएगा तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी अनडिफाइंड हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। लेकिन ऐसा होना चाहिए नहीं चाहिए। स्पेस के हर एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए। स्पेस के हर एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी हो, 0 हो, 1 हो या इन बिटवीन 0 to 1 हो, कुछ भी हो, लेकिन डिफाइंड होनी ही चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी जो है डिफाइंड होनी चाहिए, इसलिए वेव फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूस होना चाहिए। तीसरा जो बात करेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड अगर हो गया, मान लो मैंने इस तरह का ग्राफ बना दिया साई में और एक्स में, कुछ इस तरह का ग्राफ बना दिया, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें ये दिक्कत आ रही है कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वेव फंक्शन के 3 मान बन रहे हैं। ये देखिए 1, 2 और ये 3। तो वेव फंक्शन की 3 वैल्यू बन गई एक ही पॉइंट पर, और एक ही पॉइंट पर 3 वैल्यू बन गई तो प्रोबेबिलिटी की भी 3 वैल्यू बन जाएगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट पर एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू प्रोबेबिलिटी की नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी सिंगल वैल्यूड है, इसलिए वेव फंक्शन भी क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो एक पॉइंट पर वेव फंक्शन की एक ही वैल्यू डिफाइंड हो सकेगी, एक से ज़्यादा वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकेगी। चौथा पॉइंट हम लोग लेंगे कि साई जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, वो हम लोग बता चुके हैं। अब देखिए कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें साई का डबल डेरिवेटिव मिलता है अपने को। जैसे मैं अगर 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना चाहूँ, d2 psi अपॉन dx2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर
और E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है। इसमें साई का डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव है तो इस कंडीशन में डबल डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा? जब सिंगल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा तभी डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि साई के जो सिंगल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होने चाहिए, जो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। चौथी प्रॉपर्टी है अपने पास कि साई के जो सिंगल डेरिवेटिव है डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल वाई और डेल साई अपॉन डेल जेड, ये क्या होनी चाहिए? ये कंटिन्यूस होनी चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए कंटिन्यूस? ये कंटिन्यूस जब होंगे तभी आपके d2 साई अपॉन dx2 एक्सेट्रा जो है एग्जिस्ट करेंगे। ये तभी एग्जिस्ट करेंगे जब ये सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूस है तभी सेकंड डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्यों एग्जिस्ट करने चाहिए? क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन में ये अपने पास आ रहे हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन में ये आ रहे हैं, इस कारण से जो है यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होने चाहिए। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थी वेव फंक्शन की, और इससे पहले हमने वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ा था और नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन भी पढ़ी थी। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं आइगेन वैल्यू इक्वेशन की। आइगेन वैल्यू इक्वेशन, आइगेन वैल्यू इक्वेशन में आप देखिए, ध्यान दीजिए कि इस तरह की एक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल के रूप में पढ़ते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर 5x मैंने एक एग्जांपल के रूप में लिया। तो e की पावर का डिफ्रेंशिएशन e की पावर ही होता है, e की पावर 5x ही आ जाएगी, और 5 मल्टीप्लायर के रूप में बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 5 मल्टीप्लायर के रूप में बाहर आ जाएगा। तो ये जो d अपॉन डी एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, और ये बोला जाता है फंक्शन। अगर देखिए कि ऑपरेटर जब इस फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो सेम ही फंक्शन अगर रिपीट हो तो इसको हम लोग आइगेन फंक्शन बोलते हैं, EIGN आइगेन फंक्शन बोलते हैं। और इसके मल्टीप्लाई में जो क्वांटिटी आती है उसको हम लोग बोलते हैं आइगेन वैल्यू, उसको हम लोग आइगेन वैल्यू बोलते हैं। तो ये ऑपरेटर कहा जाएगा, ये आपके आइगेन फंक्शन कहा जाएगा। आइगेन फंक्शन तब कहा जाएगा जब यही फंक्शन रिपीट होता है विद एनी मल्टीप्लायर, और जो मल्टीप्लायर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइगेन वैल्यू बोलेंगे। अगर मान लो मैं e की पावर 5x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करूं तो ये इंटीग्रेशन जो है वो ऑपरेटर का काम कर रहा है, और ये आपके आइगेन फंक्शन का काम कर रहा है। और इससे आप पता है आपको e टू दी 5x प्लस 3 ही आएगा, अपॉन में आ जाएगा 5। तो ये यहाँ पर जो आइगेन वैल्यू है वो 1/5 हो जाएगी। यहाँ में आइगेन वैल्यू 1/5 हो जाएगी। यहाँ पर मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, उसको एक बार हम लोग 0 मानकर चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये समझने के लिए कि आइगेन वैल्यू और क्या होती है, ऑपरेटर क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए कि क्वांटम मैकेनिक्स में आइगेन वैल्यू इक्वेशन या मैथमेटिक्स में आइगेन वैल्यू इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है, A psi इज इक्वल टू A psi। यहाँ पर ये जो A है ये है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, ये आपके आइगेन फंक्शन है, और ये आइगेन वैल्यू है, और ये एक बार फिर आइगेन फंक्शन है, ये आइगेन फंक्शन है, और ये A क्या है? आइगेन वैल्यू है। ये A जो है वो आइगेन वैल्यू है, और सिंपली ये वाला A जिस पर कैप लगा हुआ है, कैप लगाते हैं ऑपरेटर्स पर, ये आपके क्या हो जाएगा? ये ऑपरेटर हो जाएगा। तो और क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह के ऑपरेटर्स हम लोग फेस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में
अलग अलग क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर्स भी डिफाइन किए थे, तो वो भी लेक्चर आप देखना। अलग अलग क्वांटिटी के अलग अलग ऑपरेटर होते हैं और अलग अलग सिस्टम के अलग अलग वेव फंक्शन होते हैं, और जब आप ऑपरेटर उस सिस्टम के वेव फंक्शन पर ऑपरेट कराएंगे तो उस स्टेट के लिए आपको उस क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1D बॉक्स की बात करें। 1D बॉक्स की बात करें तो वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की बात करूँगा, psi1 की बात करूँगा। ये सिंपली होता है 2/a और साइन और n पाई x/a। ये n को मैं रब कर देता हूँ क्योंकि n की वैल्यू 1 होती है। n को मैं रब कर देता हूँ, n की वैल्यू 1 होती है। तो ये वेव फंक्शन है। अगर मान लो मेरे को मोमेंटम निकालना है, अगर आपको मोमेंटम निकालना है इस केस में, तो आपको मोमेंटम का ऑपरेटर लेना पड़ेगा। आपको ध्यान में होगा कि हमने निकाला भी था, मोमेंटम का जो x कंपोनेंट है वो होता है इस तरह का, माइनस का आयोटा एस क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। ये मोमेंटम का x कंपोनेंट होता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो मोमेंटम का x कंपोनेंट है वो इस स्टेट पर ऑपरेट करवाने जा रहे हैं, psi1 पे ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं। तो इस पे ऑपरेट करवाएं तो अपने पास जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी फ़िलहाल √2/a और साइन